हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज़ का चौथा वीडियो है। अभी तक हमने देखा कि अपने वीडियो में देखा कि पहला वीडियो ये इससे संबंधित था कि हम कहां से पढ़ाई करें। लोगों के दिमाग में आता है कि हम किताबें कैसे, कहां से किताबें लें। दूसरा वीडियो हमने बताया कि आखिर संविधान जो हम पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें संविधान क्या है। अगर हमें सब्जेक्ट के ही बारे में नहीं पता है तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। फिर तीसरा एस्पेक्ट आता है कि भाई अब संविधान तो हमने जान लिया है, अब हम ये जानेंगे कि संविधान को बनाया किसने है, तो संविधान सभा में। उसके बाद जो है हम देखेंगे प्रीफेस को, या प्रीफेस को प्रकथन, या किताब का पहला पन्ना क्या होता है, क्या एक्नॉलेजमेंट जिसको कहते हैं, एसेंस हम कहते हैं पूरे बुक का, तो वो है क्या। तो हम एक क्रोनोलॉजी में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस क्रोनोलॉजी को नहीं तोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और विश्वास मानिए आप और हम दोनों मिलकर अपने सिलेक्शन को एकदम तयशुदा रूप में हम अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे 2021 तक। बस आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपके साथ ईमानदारी से लगा हूँ, और आपकी पूरी प्रिपरेशन, पूरा यूपीएससी का सिलेबस मैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी और छोटे एग्जाम्स का सिलेबस मैं अपने वीडियो में डालूंगा, वो भी मुफ्त। ये मेरा वादा है। बस आप मेरे साथ जो है मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए, फिर देखिए मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आपके तो हाथ में है, आपका बटन अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करते हैं कि क्या है आगे की बात, कि अब प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल। तो दोस्तों आपको एक बहुत ख़ास बात बताऊं, किसी भी चीज़ प्रीएम्बल है तो जैसे भारत का संविधान, हर संविधान के हर क्षेत्र, हर अनुच्छेद किसी न किसी संविधान, किसी न किसी देश के संविधान से प्रेरित हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मगर ये जो हमारा जो संविधान का प्रस्तावना है, जिसको प्रीएम्बल कहा जाता है, उसके बारे में, उसका इतिहास क्या है, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। तो अगर किसी भी पूछा जाएगा कि किस देश ने सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया अपने संविधान में, तो कौन होगा उत्तर? अमेरिकी संविधान ने। ठीक है, एक उत्तर हमारा हो गया, एक फैक्ट हमने जान लिया। दूसरा, तो क्या भारत का भी संविधान जो है अमेरिका से प्रेरित है? नहीं, इसका उत्तर कतई ही नहीं। अगर किसी किताब में लिखा रहता है तो आप समझिए गलत है। भारत का संविधान उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब ये हम बात हो गई इतिहास के बारे में, कि ये इतिहास हो गई। इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि प्रस्तावना आखिर क्या है। तो प्रस्तावना को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम मोटा मोटी तौर पे जानते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। तो प्रस्तावना एक तरीके का उद्देश्य होता है कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है। समरी होती है कि पूरी संविधान को समराइज कर देगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरी पुस्तक को आप समराइज कब कर पाएंगे? पूरी पुस्तक को तब समराइज कर पाएंगे जब पुस्तक लिखी जाए। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, ये दोस्तों मुझे तय है कि आपको पता नहीं होगा कि प्रस्तावना सबसे अंतिम में लिखा जाता है, सबसे अंतिम में। अधिकतर आपने भी कोई असाइनमेंट बनाया होगा कॉलेज में, तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट होती है हम सबसे अंत में डालते हैं, या समरी। तब हम किसी भी कहानी की समरी बनाएंगे। तो एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे अंत में जोड़ा गया हुआ क्या है, मतलब सबसे अंत में क्या जोड़ा गया है। तो सबसे अंत में जो जोड़ा गया है वो है प्रस्तावना। आप एक फैक्ट आपने और जान लिया। अब देखते हैं कि कुछ जो विद्वान थे उन्होंने संविधान के विषय में क्या क्या धारणाएं थी उनकी, उन्होंने संविधान को क्या क्या कहा है। तो पहला जो है हम नाम जानते हैं N.A. पालिकावाला। N.A. पालिकावाला ने जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है अगर आप घटना चक्र पढ़ते हो, क्योंकि मैं तो पूरा समराइज करके आपको बना रहा हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो ही देख लिया तो आप घटना चक्र, सुभाष, कश्यप, लक्ष्मीकांत, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ।
नहीं तो आप देख लीजिएगा, अगर इससे एक भी एस्पेक्ट, आप कोई भी पॉलिटी की किताब उठाइएगा, अगर एक भी एस्पेक्ट, एक पॉइंट भी ज़्यादा होगा तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। दूसरा, के मुंशी साहब ने इसे राजनैतिक जन्मपत्री कहा, राजनैतिक जन्मपत्री, ठीक है। परिचय पत्र कहा, मतलब पालकी वाला साहब ने क्या कहा, परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड है। कौन आइडेंटिटी कार्ड है, हमारा जो है आपका प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है। अब है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह कब कहा था इन्होंने, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने इसे संविधान की क्या कहा, मूल आत्मा। अब प्रश्न हो उठता है कि न्यायमूर्ति संविधान हिदायतुल्लाह ने इसे कब संविधान की मूल आत्मा कहा, कब कहा। तो एक बहुत प्रसिद्ध केस है, उस केस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उस केस का नाम है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट या गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के दौरान न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा। अभी हम वादों के विषय में भी पढ़ेंगे कि हर वाद ने प्रियम्बल को किसने अंग माना है, किसने अंग नहीं माना है, वो बात की बात है, वो अभी वीडियो में ही आ गया हैगा। तो आइए, जिस जो हमने देखा एक बार हल्का सा छोटा रिकॉल मार देते हैं, रिकॉल कर लें कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान ने प्रस्तावना को सम्मिलित किया, फिर भारत का संविधान उद्देश्य प्रस्ताव एवं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। और उद्देश्य प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पटल पे किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब ये पारित हुआ, इस दिन तो क्या हुआ, पटल पे रखा गया। पारित कब हुआ, पारित हुआ दोस्तों 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। समझ में आ गया आपको, पारित होने में इतना विलंब क्यों लगा। विलंब लगने का कारण था कि आपको पता है कि संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। किसने बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने। अब भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था के जो उस समय के नेता थे, महान नेता थे, गणमान्य नेता थे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव है कि सभी को शामिल किया जाए। हम कोई प्रस्ताव पारित कर दें और उसमें मुस्लिम लीग शामिल ही ना हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। पर 22 जनवरी जो है आते आते ये कन्फर्म हो चुका था, ये लगभग निश्चित हो चुका था कि मुस्लिम लीग अब इस देश का हिस्सा नहीं है और मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान बन जाएगा और पाकिस्तान में चली जाएगी। तब इन्हें पता हो गया कि अब भाई एक नए द्विराष्ट्र का निर्माण हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसको जिन्ना साहब ने दिया था, उसके विषय में भी बहुत है, इकबाल साहब ने दिया, कभी किसी ने। तो 22 जनवरी 1947 को जब यह तय हो गया कि पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। तो अब हमने ये चीज़ें देखा कि किसने क्या कहा। अब हम बात करते हैं कुछ वादों के विषय में कि क्या कुछ वाद ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे है बेरुबारी वाद, दूसरा वाद क्या है, केशवानंद भारती वाद, तीसरा वाद क्या है, जीवन बीमा निगम वाद, और चौथा वाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआर बम्बई वाद। ये 4 वाद से हमेशा जो है प्रस्तावना में प्रश्न आते हैं। तो इन चारों वादों के विषय में बात करेंगे और ये वाद हैं क्या। अब बात आती है कि अभी हमने इतिहास के बारे में देखा, अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना के संबंधित कौन से ऐसे वाद थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और उन वादों से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला एक वाद है बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद वर्सेस यूनियन या संघ, 1960 में यह केस हुआ था। इस वाद में क्या कहा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। याद रखिएगा, एक एक वाद इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल फंसेगा और आप नहीं कर पाएंगे। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं परमानेंटली, अगर आप परमानेंटली देख रहे हैं तो आप मेरे साथ ही नोट्स बनाइए, नहीं तो मैं हट जाऊंगा। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से, मगर अगर आप कोई पॉइंट, आप 50 किताबें पढ़ेंगे, उस दौरान आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। आप किताबें पढ़िए, पर पहले मेरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको किताबें समझ में आएंगी। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, देखिए आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस रेज होता है और 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ।
मैंने कुछ गलतियां की हैं, अब वो मैं नहीं चाहता हूँ आप करें। मैंने बार बार आप लोगों से बताया है कि आप एक किताब को 50 बार पढ़िए, 50 किताबों को एक एक बार नहीं। आपको रिसर्च यहाँ नहीं करना है भाई, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पीएचडी नहीं करना है, यहाँ आपको सिलेक्शन पाना है। और अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको फैक्ट्स भी याद रखने होंगे, कंसेप्ट भी मजबूत करना होगा, ताकि किसी भी तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन आपका फंसने ना पाए। आप एक क्वेश्चन, आप आसान क्वेश्चन छोड़कर चले आएंगे। तो पहला बात था 1960, ये भी याद रखिए 1960 में, ठीक है, बेरुबारीवाद वर्सेस संघ था, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसका तो पूरा जजमेंट आपको याद रखना होगा। 1973 में इसको एक हिसाब से ये एक उसने कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की पूरी रूपरेखा ही बदल दी। तो 1973 में 13 जो है सदस्यीय खंडपीठ बैठी थी, 13 जज थे इसमें। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है, ठीक है, अंग है। तो क्या हुआ? अंग है तो अंग है तो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। तो अब प्रश्न आया कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? तो केशवानंद भारती में। क्या संविधान में संशोधन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन हो सकता है? 368 के तहत संशोधन हो सकता है। अब संविधान में कितने बार संशोधन हुआ है? तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रख लीजिए ये डेट, 42वें संविधान संशोधन 1976। क्या क्या शब्द जोड़े गए? अभी आप शब्द याद कर लीजिए, मैं आपको प्रस्तावना प्रस्तावना की एक एक शब्द को डिटेल से व्याख्या करूंगा। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो पहला समाजवादी, एक अलाइन वे में, कि ये नहीं पहले पंथ निरपेक्ष कर दिया, समाजवादी पहला वर्ड जोड़ा गया। दूसरा वर्ड पंथ निरपेक्ष, दूसरा वर्ड कौन सा जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। अब तीसरा वर्ड कौन सा जोड़ा गया? तीसरा वर्ड जोड़ा गया अखंडता। अब इंपॉर्टेंट है कि ये कहां जोड़े गए? प्रस्तावना में जोड़े गए। अब प्रश्न देखिए कैसे घुमाकर पूछता है कि ये दोनों तो पहले पैरा में जोड़े गए, पहले पैरा में, तो उस प्रस्तावना की पहले पैरा में इन दोनों को जोड़ा गया और अखंडता को 6वें पैराग्राफ में जोड़ा गया। समझ में आ गया आपको? 6वें पैराग्राफ में जोड़ा गया। तो एक एक डिटेलिंग में हम क्या करेंगे, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा कोई प्रश्न फंसेगा। अब आया भारतीय जीवन बीमा निगम वाद है 1995 का। इस वाद में भी यही कहता है जो कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, मतलब पार्ट है। आप प्रीफेस को किताब से अलग कैसे कर सकते हैं? उद्देश्य को कैसे अलग कर सकते हैं? अब अगला आया है, अगला केस है जो एसआर बोम्मई वर्सेस संघ। एसआर बोम्मई साहब जो है क्या थे? ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। 1994 में इनकी सरकार गिर गई थी। इस पर इन्होंने संघ पर एक केस दिया सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट देती है, उस डिसीजन को आप सुनिए। उस डिसीजन में कहता है, एक मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ। उस डिसीजन में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा भी है। अब आपको समझ में आया? मूल ढांचा है तो मतलब प्रस्तावना संविधान की मूल ढांचा है। अब अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर आप संविधान में संशोधन करते हैं और मूल ढांचा में परिवर्तन होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अगर मान लीजिए विधायिका ने कोई भी कानून बनाया, संशोधन किया और कोई कानून बनाया और देखा कि वो संविधान के मूल ढांचा या मूल अस्तित्व को ही नष्ट कर दे रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है।
तो एसआर बोम्मई के केस के बाद क्या ये तय होता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पर उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर लिखा है पंथ निरपेक्ष, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ये कह दीजिए कि भारत अब का जो भारत है संशोधन के बाद उसका जो धर्म होगा वो हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई कोई विशेष धर्म होगा। नहीं, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समाप्त नहीं होना चाहिए। आप उसमें कोई ऐड कीजिए और अच्छी चीज़ ऐड कीजिए तो वो संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत। मुझे लगता है अब आपको संविधान के विषय में थोड़ी, संविधान के प्रस्तावना के विषय में थोड़ी जानकारी आपको हो चुकी है। अब जो हम बात करेंगे वो है मूल प्रस्तावना की। क्या अभी तक तो हमने देखा कि प्रस्तावना क्या है, विद्वानों ने प्रस्तावना के बारे में क्या विचार रखे, और जो है प्रस्तावना से संबंधित कौन से वाद और कौन से जुडिशियल स्टेटमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना आखिर है क्या, और प्रस्तावना से किस प्रकार के और प्रश्न बन सकते हैं, और वो प्रश्न मतलब कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे प्री और मेंस के लिए। ये भी देखना पड़ेगा कि एक एक वर्ड को हम डिटेलिंग से उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मगर ये कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो तो है नहीं। ठीक है, आपको तो देखना पड़ेगा। अगर आपको लगन है तो आप देखेंगे इसे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बता रहा हूँ कुछ। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपके अंदर एकदम डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प, देखिए कोई भी जो है एग्ज़ाम बिना दृढ़ संकल्प के नहीं निकल सकता है। आप बहुत मेहनती हों, आप एक महीने में एक दिन मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा? कतई सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, दिशा भी चाहिए होती है सही। तो ठीक है, आपको दिशा मैं दे रहा हूँ, मेहनत आप कीजिए और देखिए सफलता आपके हाथ में होगी। अभी तक हमने प्रस्तावना के विषय में जाना कि जो है प्रस्तावना का इतिहास क्या है, प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से वाद थे। अब हम देखते हैं कि आखिर प्रस्तावना जब तैयार हो गई तो प्रस्तावना को सबसे अंत में जोड़ा गया। अब ये प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना है क्या, तो आपको प्रस्तावना को एकदम रटी होनी चाहिए। तो प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो एक पैरा हम यहीं रोक देते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि क्या बात कह रहा है। ये पहला पैरा क्या होता है, मैंने यहाँ पे अभी आपको लिखा हुआ है, लगभग पूरी प्रस्तावना लिखी, अंतिम के कुछ पॉइंट नहीं हैं, तो वो बाद में वो बहुत विशेष पॉइंट नहीं है, मगर वो भी मैं आपको लिख दूंगा। तो देखते हैं कि क्या है। पहला जो हमने स्टैंजा पढ़ा वो कहता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो अब वो बताता है कि क्या क्या प्रस्तावना ये बता रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं लिया होगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कहीं प्रस्तावना नहीं मिल रही है तो आप इसको वापस लिख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं ये जो वर्ड है हम भारत के लोग, ये वर्ड क्या बता रहा है, हम भारत के लोग। तो और ये पूरी प्रस्तावना क्या बताती है। तो पहला हम भारत के लोग क्या बताता है, ये बताता है कि भारत में सर्वशक्तिमान कौन है, या भारत के संविधान की जो सभी जो शक्तियां हैं वो किसमें हैं। तो किसमें है? भारत के लोगों में। ठीक है, तो भारत के लोग ही सर्वशक्तिमान हैं, भारत के लोग ही पावर देते हैं, सभी को शक्तियां देते हैं, वोट के माध्यम से जो है उनको शक्तियां प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और भारत को क्या बनाते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इस वर्ड का क्या मतलब होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम कोई भी कानून बनाएंगे, हमारा कोई भी मामला होगा, बाह्य या आंतरिक, हमारा कोई एक्सटर्नल अफेयर का मामला हो, हमारा इंटरनल अफेयर हो, या हमारी होम मिनिस्ट्री का मामला हो, हमारा जो देश है वो किसी दूसरे देश के प्रभाव में नहीं आएगा। तो क्या होंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे। अब यहाँ पूछता है कि भारत के लोग किसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किसे बना रहे हैं? संसद को नहीं बना रहे हैं, भारत के लोगों को बना रहे हैं। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन रहे हैं। तो याद रखिएगा कि हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत कौन है? भारत हम लोग हैं। भारत, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लिखने को आया भी है। अब ये हो गया भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आपने जान ही लिया होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में सॉवरेन कहते हैं। तो हम भारत के लोग, भारत को एक और इम्पॉर्टेंट आपको बताऊं कि इस पूरे जो है पूछा गया है कि इस पूरे जो है प्रस्तावना में भारत वर्ड कितने बार इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत वर्ड केवल 2 बार इस्तेमाल किया गया है, वो भी पहली लाइन में। उसके बाद भारत वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी मतलब क्या? सोशलिस्ट। मैंने आपको बताया कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड कहाँ जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के में 1976 में ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो समाजवादी वर्ड क्या कहता है? हमारा देश कैसा समाजवादी है? आपको बताऊं, हमारा देश सोशलिस्ट है, पर हमारा देश ऐसा सोशलिस्ट नहीं है जैसे जहां राज्य के असीमित अधिकार होते हैं, जैसे आपको चाइना में दिख जाएगा। हमारा देश कैसा समाजवादी है? हमारा देश लोकतंत्रात्मक समाजवादी है। यहाँ पर राज्य और निजी कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसी वजह से हमारा देश नेहरू का समाजवाद की बात करता है। हमारा देश जो है माओ से और तुंग की समाजवाद की बात नहीं करता है। हमारा देश नेहरू के समाजवाद की बात करता है। इसी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब अगली बात आता है जो है वो वर्ड है पंथ निरपेक्ष। आखिर पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब 1976 से पहले जब ये वर्ड पंथ निरपेक्ष लाया तो बहुत दिनों तक ये बात कन्फर्म ही नहीं हो पाई। लोग पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष को एक समान समझते हैं, किंतु आप विश्वास मानिए, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है, तो हम हमेशा पंथ निरपेक्ष कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में धर्म का मतलब क्या है? सत्य है, अहिंसा है, चोरी न करना है। तो क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है? नहीं, हमारा देश धर्म विरोधी नहीं है। हमारा देश, इसका अर्थ है कि हमारा देश किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी पंथ को सपोर्ट नहीं करेगा, और जो है और सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवहार रखेगा। तो जैसे पाकिस्तान है, उसका एक अपना धर्म है, इस्लाम धर्म है। भारत विश्व का सबसे पहला सेकुलर कंट्री या जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन है या पंथ निरपेक्ष राज्य कौन था? तो आपको मैं बता दूं, वो अमेरिका था। भारत में अमेरिका जैसा ही पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता है। दोनों आप एक सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु पंथ निरपेक्ष ज़्यादा सही वर्ड है। धर्म का अर्थ हमारे देश में जो होता है, धर्म का मतलब धारण करने वाला। मनुस्मृति में 11 जो है गुण बताए गए थे धर्म के, जिसमें सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, वेश्यावृत्ति न करना, और गांधी जी ने भी 7 सिंस बताए थे, उसको धर्म बताया था। तो मुझे लगता है आप समाजवादी और पंथ निरपेक्ष का अर्थ समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका अर्थ क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है? पहले बात तो ये जानिए कि गणराज्य का अर्थ क्या होता है। गणराज्य का अर्थ होता है रिपब्लिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं। गणराज्य का अर्थ है कि हमारा देश जिस तरीके का होगा, उसमें जो देश का सर्वोच्च पद होगा वह चुन कर आएगा। वह कोई राजा का बेटा राजा नहीं होगा एक फिल्म की तरीके से। यहाँ पर ये चुना जाएगा, और ये चुना जाएगा किससे? भारत के लोगों द्वारा। किंतु भारत में जो सर्वोच्च पद होता है वह नामिक सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, किंतु वो भी चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है। और जो वास्तविक हेड होता है, वास्तविक प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, उसमें हम लोग वोटिंग करते हैं। और राष्ट्रपति में हम वोटिंग नहीं करते हैं, तो हम वहाँ इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। वो बात की चर्चा है, उसके बारे में हम जान लेंगे। अभी बस इतना जानिए। अब लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है हम सभी व्यक्ति जो है एक वोटिंग तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने जो है हेड को चुनते हैं या अपने प्रमुख को चुनते हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को बराबर वयस्क मताधिकार दिया जाता है। और वो क्या होता है, किसी भी देश के राज प्रमुख या भारत के राज प्रमुख को चुनते हैं। तो ये जो वर्ड थे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
ये भारत की प्रकृति बताता है। तो जो पहला स्टेंजा था वो क्या बताता है कि भारत की प्रकृति क्या है। तो एक अगर हमसे पूछेगा प्रस्तावना पहले क्या बताता है, तो पहले वो भारत की प्रकृति बताता है कि भारत कैसा होगा। अब आते हैं कि वो अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है। तो है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या प्रोवाइड करेगा, क्या क्या उद्देश्य, नागरिकों को क्या क्या सुविधा मिलेगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, हम जस्टिस की बात करते हैं। कैसी जस्टिस मिलेगी हमारे को या हमारे देश के निवासियों को? सामाजिक, सोशल जस्टिस मिलेगी। भैया किसी में कोई सामाजिक आधार पे, समाज में वर्गों के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, ये हमको आपको जो है आपने मूल अधिकारों में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तुम आगे चढ़े पढ़ेंगे। ठीक है कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आर्थिक न्याय की बात करता है कि सबको, ऐसा नहीं कि देश के रिसोर्सेज पे केवल बड़े बड़े लोगों का अधिकार होगा, नहीं, उस पे किसका अधिकार होगा? सभी का समान अधिकार होगा। राजनैतिक न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है मैं एक सामान्य व्यक्ति होकर भी मैं भी पार्टी खोल सकता हूँ, मैं भी पार्टी बना सकता हूँ, मैं भी वोटिंग का अधिकार है मुझे। अंबानी को के वोट की जितनी वैल्यू है, जितनी वैल्यू जो है क्या कहते हैं मोदी की है, उतनी ही मेरी मनोज मिश्रा की भी है और उतनी ही आपकी भी हो। तो ये राजनैतिक न्याय की बात करता है। ठीक है, और क्या देता है? 5 तरीके की स्वतंत्रता देता है विचार की। हम अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आज मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये हमारे संविधान के तहत ही हो पा रहा है। अगर यूट्यूब ना होता, ये माध्यम ना होता, तो हम क्या अपने विचार को आप तक पहुँचा पाते? कतई नहीं पहुँचा पाते। अभिव्यक्ति, मैं अपने आप को विचार भी पहुँचा रहा हूँ और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा हूँ, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विश्वास की स्वतंत्रता है कि मैं किस, मेरा क्या विश्वास है, मेरा किस पंथ में विश्वास है, मेरा किस धर्म में विश्वास है। उपासना की स्वतंत्रता है। तो कितने प्रकार की उपासना की? वर्शिप, उपासना का मतलब वर्शिप है, पूजा है। यहाँ एक बिलीफ है और एक फेथ है। यहाँ विचार का मतलब है थॉट्स और एक्सप्रेशन। विश्वास अलग चीज़ें होती हैं और धर्म अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ धर्म को इन्होंने वो लिखा है फेथ, विश्वास को, ये बिलीफ विश्वास को, और धर्म को फेथ लिखा है इंग्लिश में। तो ये ध्यान रखने की बात है। कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 और 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की है। कितने तरीके की न्याय की बात की है? 3 तरीके की, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर वहाँ पूछेगा, अभी पूछा नहीं है, पूछेगा कि इसको सही क्रम में सजाइए, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना, आप फंस जाएंगे। इसी वजह से मेहनत आज से स्टार्ट कर दीजिए 2021 से, और फिर देखिए कि कैसे सफलता आपको मिलती है। सीरियस होकर आपको चीज़ों को करना है। अब हमें किस प्रकार की, ये तो हमें फ्रीडम की बात की, अब वो किस प्रकार की हमें इक्वलिटी की बात करता है, समता की बात करता है, प्रतिष्ठा की समता की बात करता है। प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस की समता की बात करता है। फिर अवसर की समता की बात करता है। अवसर, जैसे आपने अनुच्छेद 16 पढ़ा होगा, अवसर की समानता मूल अधिकारों में। ठीक है, हमारी प्रतिष्ठा में, डिग्निटी में कोई कमी नहीं आएगी। अवसर की समानता की बात करता है। अवसर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी आधार पे 16 का अनुच्छेद सब क्लॉज 4 में वो कहता है किसी आधार पर अगर कोई वर्ग पिछड़े हैं तो उनको हम कुछ आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, वो हम मूल अधिकारों में पढ़ेंगे। तो अवसर की समानता की बात करता है दोस्तों, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे, राष्ट्र की एकता भी बनी रहे। ठीक है, राष्ट्र की एकता मतलब यूनिटी बनी रहे। अखंडता, जो वर्ड, तीसरा वर्ड था जो 42वें जो है संविधान संशोधन 1976 के साथ जोड़ा गया, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी की बात करता है। तो आपको एक बात मैं बता दूं, जो है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था या फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ से जो स्वतंत्रता, समता या फ्रीडम, इक्वलिटी, मतलब ये वहाँ लिखा हुआ है लिबर्टी, इक्वलिटी और अखंडता,
सॉरी बंधुत्व, ये 3 वर्ड फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो पहला कौन सा वर्ड लिया है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, फिर इक्वलिटी मतलब समता या समानता, और तीसरा है भ्रातृत्व ये या फ्रेटर्निटी। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना में, फिर से ध्यान रखिएगा, हमारी प्रस्तावना किससे प्रेरित है? ऑस्ट्रेलियन संविधान की प्रस्तावना से। किंतु ये तो 3 वर्ड है, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम या लिबर्टी, और समानता इक्वलिटी या क्या कहते हैं समता, समानता, और भ्रातृत्व मतलब फ्रेटर्निटी। ये 3 वर्ड हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब मैं आपको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तब आप उसमें देखिएगा। अगला है सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा, देखिए वो कहता है, अभी तक बताया क्या कि सोर्स किस में है? देखिए इंपॉर्टेंट बात है, सोर्स किस में निहित है? सोर्स भारत की जनता में निहित है। दूसरा क्या बताता है? भारत की प्रकृति बताता है, 2 चीज़ बताई। तीसरा क्या है? नागरिकों को क्या क्या उपलब्ध कराता है, 3 चीज़। और चौथा बताता है कि कौन सी तारीख को हम जो है यह संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो तारीख कौन सी थी वो बताता है। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को वो क्या करता है? वो इस तारीख को, संविधान को लागू कर लेता है। भले ही दोस्तों यह लागू करना आंशिक हो और केवल 16 अनुच्छेदों को ही लागू करता है। तो ये क्या बताता है? 26 नवंबर, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत एक वर्ड, दूसरा वर्ड अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित, और तीसरा वर्ड है आत्मर्पित करते हैं। इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है? अंगीकृत का मतलब है एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं हम। फिर अधिनियमित को क्या करते हैं? इनैक्ट करते हैं, आज से कानूनी रूप से इसे इनैक्ट कर लेते हैं। और अगला है आत्मर्पित। तो आत्मर्पित मतलब टू गिव टू आवर सेल्फ, हम अपने आप को यह संविधान देते हैं। तो अब ये आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 364 में बताया गया था कि केवल 15 अनुच्छेद ही लागू होंगे, और अनुच्छेद 364 को लेकर ये कुल अनुच्छेद 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। तो दोस्तों जो 16 अनुच्छेद हो चुके हैं, तो ये बताया जाता है कि 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी तक यह केवल ये 16 अनुच्छेद ही माने जाएंगे। इसके बाद 26 जनवरी से पूरा संविधान लागू होता है। यह 26 नवंबर जनवरी की तिथि क्यों ली गई थी ये भी मैंने आपको बताया, मगर फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि उसी 1930 को जनवरी 1930 को 26 जनवरी को रावी नदी के तट में हमारा तिरंगा फहराया गया था और माना गया था कि आज से भारतीय स्वतंत्रता इसी दिन से मनाई जाएगी। किंतु जो है जब हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल जाती है तो हम स्वतंत्रता दिवस तो उस दिन मनाते हैं, किंतु 26 जनवरी 1930 की उस तिथि को यादगार बनाने के लिए हम जो है स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस इसी तारीख को मनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो पूरा देखिए, एक बार नहीं समझ में आए दूसरी बार देखिए, और इसमें कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।